बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। आज देख सकते हैं 3.6% के आसपास की तेजी है इसमें आगे डिस्कशन करने से पहले इसे कंपेयर करेंगे हम लोग निफ्टी के साथ। तो आप देखेंगे 3 मंथ्स में आईडीएफसी नीचे है, 6 मंथ्स में भी नीचे है, एक साल में भी आईडीएफसी निफ्टी से कंपैरिजन में नीचे है। लेकिन 5 साल का चार्ट देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आईडीएफसी ओके दिखेगा, ग्रीन में एटलीस्ट दिखेगा, लेकिन फिर भी निफ्टी उससे ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो अब इसका चार्ट देखने पे ये देखिए, ये ब्लू वाला जो चार्ट है ये है आईडीएफसी का। तो इसको देखने से एक चीज तो पता चल रही है कि अगर आपको निफ्टी से ज्यादा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में प्रॉफिट चाहिए तो आपको इसके बॉटम्स में ही एंटर करना पड़ेगा। ये बात आप याद रखना। तो अभी हम लोग इसका चार्ट चेक करेंगे, फंडामेंटल्स चेक करेंगे। तो ये बात आप हमेशा याद रखना कि इसमें अगर आप बिल्कुल बॉटम्स में एंट्री नहीं करोगे तो निफ्टी से कम आपको इसके रिटर्न्स दिखने वाले हैं बेस्ड ऑन इट्स हिस्ट्री। और इसके फंडामेंटल्स में सबसे पहले जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है CAGR, जो कि देख सकते हैं बहुत ही एवरेज से थोड़ा बोलेंगे नीचे ही है। डबल डिजिट तो है लेकिन 15-20 से ऊपर रहने पे मैं इसे अबव एवरेज मानता हूं। तो ये भी जो है ओके टाइप ही है। और एक और नेगेटिव पॉइंट जो मुझे शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखा है, पहले ही इसमें प्रमोटर्स के स्टेक बहुत कम थे, लेकिन यहां से इन्होंने स्टेक्स बांटे हैं FII और DII में, लेकिन उसका एक मेजर चंक गया है पब्लिक के पास भी। तो मेरे हिसाब से ये तो ठीक है कि प्रमोटर का जो स्टेक है वो FII और DII के पास गया, तो मेरे लिए कोई खास नेगेटिव पॉइंट वो नहीं होता। लेकिन अगर वो पब्लिक के पास गया तो मेरे लिए वो नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो इसके हमने जितने भी पॉइंट्स अभी तक डिस्कस किए उसमें ज़्यादातर हमको थोड़ा रिस्की साइड ही पॉइंट्स मिल रहे हैं। और उसके ऊपर इसका जो Q2 का रिजल्ट है वो अभी तक आया नहीं है। और इसके PE रेशियो में आके चेक करेंगे तो PE तो भले आपके मीडियन के नीचे है, लेकिन EPS भी लास्ट 3-4 क्वार्टर से जो है नीचे गिरते हुए हमको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे भी अगर ये उठता हुआ होता तो हमको 1 पॉइंट कॉन्फिडेंस वाला मिलता। अब देखिए, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं इस तरह के स्टॉक में जिसमें इस तरह की मंदी आती है, फिर तेज़ी आती है, फिर तेज़ी आती है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे तेज़ी आती है, तो मैं इस तरह के स्टॉक में सिर्फ इतने से फॉल में एंटर करना नहीं चाहूँगा। अगर मैं स्विंग ट्रेडर होता तो अलग बात होती। स्विंग ट्रेडर्स का स्टाइल अलग होता है, वो हर मंदी में एंट्री करते हैं फिर थोड़ी सी तेज़ी में ही बेच देते हैं। लेकिन मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं इतनी सी मंदी में इसमें नहीं बेचूंगा। लेकिन फिर भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये यहाँ से ब्रेकआउट नहीं देगा या ये यहाँ से बहुत 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 अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। हो सकता है अगर इसकी कुछ भी ऐसी डील्स हो या कुछ भी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए जिसमें ये बहुत ज़्यादा भागने वाले इंडिकेशंस दे। ओके, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जितने भी चीज़ें हमने डिस्कस की उसके हिसाब से तो मैं इसमें एंटर नहीं करूंगा इस पॉइंट पे। अभी इसमें पहला जो मुझे सपोर्ट दिख रहा है वो अराउंड 60 रुपए के आसपास दिख रहा है। 60 रुपीज़ के आसपास में इसमें एक पहला सपोर्ट हो सकता है, जो कि यहाँ पे ये रेसिस्टेंस जो है यही पॉइंट यहाँ पे बन सकता है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि मुझे ये स्टॉक अगर 50 रुपए पे मिले तो एज अ स्विंग ट्रेडर ही मैं इसमें एंट्री करूंगा, या फिर हो सकता है जैसे 50 में अगर बाई चांस ही आ जाता है तो यहाँ पे मैं एंटर करके वेट करूंगा। अगर ये रिवर्सल हो जाए, नीचे भी जाएगा तो मैं इसको बेचूंगा नहीं, लेकिन अगर 50 से ये ऊपर जाता है तो इसको ब्रेकआउट करने के बाद मैं कभी आगे आने वाले वीडियोस में बता सकूंगा कि मैं इसको कितने पे बेचने का प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग एक ऐसा रेसिस्टेंस स्ट्रेट लाइन बना लें ऐसे, और यहाँ से जब भी ये अगर 50 रुपए से या कहीं से भी पलटे तो इसी लाइन के आसपास जब ये आने वाला होगा तो मैं थोड़ा वहाँ पे कॉशियस हो जाऊँगा। तो इतनी जल्दी मैं बहुत कुछ नहीं बता सकता। अभी सिर्फ मैं एंट्री के लिए आपको ये बता सकता हूँ कि मैं कहाँ पे कंफर्टेबल रहूँगा। तो 60 रुपये पे एक सपोर्ट तो है, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं, 50 रुपये पे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करूँगा या इससे नीचे।